नाउ विनीत सर, वो बुक मैं बाहर किसी का भिजवा दो आगे, अकाउंट्स का बुक होगा मेरा। चलो नाउ स्टार्ट करते बेटा लोग। हाँ ऑन कर दिया ना। अपन ने कल, बड़ा आज मेरी बैच लंबी है थोड़ी सी है ना, मैं आपको पहले बोल देता हूँ। मेरी बैच 4:30 तक चलेगी बेटा, आज की बैच बेटा आज थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। 4:30 तक मेरी बैच चलेगी आज के लिए प्लीज। अगले सैटरडे बेटा मैं, हाँ कल मेरे बैच नहीं, इसलिए मैं आज ले रहा हूँ बेटा, इसलिए बेटा प्लीज ना है बेटा, ठीक है ना। अपन कल वैल्यूएशंस के बारे में कुछ डिस्कशन हम कर रहे थे कि वैल्यूएशन गुडविल और वैल्यूएशन शेयर्स के बारे में बात किया था। तो जब हम बात करते हैं वैल्यूएशन गुडविल और शेयर्स के लिए, तो हमने बताया डिफरेंट मेथड्स ऑफ, बड़ा बातचीत नहीं ना बेटा, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्या है बेटा, गुडविल जब हमें पढ़ना है तो इस केस में डिफरेंट मेथड्स है बेटा। मेथड्स नंबर 1 जो डिस्कशन किया था वो बात करता है किसके लिए बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बात करेंगे तो उस केस में कैसे निकलेगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। तो ये क्या बोलता है बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड बेटा, जो भी आपका एफएमपी है मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा, नंबर ऑफ ईयर्स, दिस विल बी क्या बनेगा बेटा आपके पास बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दैट्स इट, गुडविल निकलेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड से। मैंने नंबर ऑफ ईयर्स का बेटा, आगे आ जाओ ना बेटा, आगे आओ, आप पीछे क्यों बैठे हो, चलो कोई बात नहीं, यहाँ बेटा आगे आ जाओ, यहाँ आगे आओ बेटा, कोई अब तो बैठ जाओ वहीं पे बेटा। आयुष शिवम का है, चलो नाउ हम यहाँ बात करते हैं किसके लिए बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना होगा तो एफएमपी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स होगा। नंबर ऑफ ईयर्स क्या होता है हम ऑलरेडी कल डिस्कशन कर चुके। कहाँ है हसन, कहाँ है, हाँ क्लियर। नाउ हम बात करते हैं किसका, एफएमपी हमें डिस्कशन करना बाकी था, हम एफएमपी के बारे में डिस्कशन हम करेंगे और कुछ देर के बाद। फिर दूसरी मेथड हमने डिस्कशन किया था बेटा, कौन सी मेथड से बेटा आपके पास बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड से जब डिस्कशन हम करते हैं बेटा, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या आएगा बेटा, अगेन क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई भी क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ ईयर्स। तो अगेन नंबर ऑफ ईयर्स वही बात है, बट हमने कल डिस्कशन किया तो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है हमें समझना है। तो जब मैं सुपर प्रॉफिट के बारे में बात करता हूं, सुपर प्रॉफिट मतलब क्या होगा बेटा आपके पास, जो भी आपका एफएमपी है उसमें से हम क्या करेंगे बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट को क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, देन जो अमाउंट आएगा दिस विल भी क्या होगा बेटा आपके पास बेटा, सुपर प्रॉफिट होगा। कहां गए थे बेटा अपन, और आगे, हाँ बैठो यहाँ पे, कहां गए थे अपन, हाँ आगे आओ, इनके पास बैठो, झुक के आना बेटा, अरे आयुष के पास आ बैठ जाओ बेटा। अब बेटा नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, डिस्कशन के बारे में बात किया था, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या होता है बेटा, NRR मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। और बेटा हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की कुल कितनी मेथड्स बेटा, 2 मेथड्स, क्लोजिंग या फिर क्या होगा एवरेज, क्या दोनों के बारे में डिस्कशन कर चुका हूं। बट व्हाट इज द वेरी इंपॉर्टेंट NRR, ये भी क्वेश्चन में ऑलवेज क्या होगा आपके पास, गिवन होगा। बट इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, मान लो क्वेश्चन के अंदर आपके पास NRR गिवन नहीं है, तो आपको NRR निकालने की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, तो उसे कैसे निकलेगा। तो NRR का फॉर्मूला बात कर रहा हूं बेटा कि NRR कैसे निकलता है, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे क्या करना है बेटा, डिस्कशन करना है। तो NRR निकलता है बाय वे ऑफ, कभी पूछेगा नहीं है पर अपने एक स्टेप आगे जाके बात करें। NRR निकालेगा कैसे बेटा, तो जो भी आपका डिविडेंड का रेट है, डिविडेंड रेट मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बेटा, मार्केट प्राइस, दैट्स इट। जिस कंपनी का हमें NRR निकालना है तो उस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा, जितने परसेंट से उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया, जितने परसेंट से उसने क्या किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो मान लो एक कंपनी है, समझना पिछले 3 साल से डिविडेंड डिक्लेयर करी, मान लो 10%, 12%, 15%, कैसा हो सकता है। अब आपको NRR निकालना है, तो NRR कैसे निकलेगा, इन तीनों का है। अब यहाँ पे तो मान लो क्वेश्चन में एक के डिविडेंड की रेट गिवन है, तो यहाँ पे मैं लिख देता 10 लिख देता। मान लो मेरे पास सिर्फ 10% गिवन है डिविडेंड की रेट, क्या लिख दे 10, बट मेरे पास एक ही है, एक से ज्यादा है, एक से, तो उस केस में क्या होगा, 10 + 12 + 15 डिवाइड बाय कितना 3, कितना होगा 7 पॉइंट
27, 37 डिवाइड बाई 12.33। तो हम यहां क्या करेंगे 12.33, समझना, मल्टीप्लाई भी 100 आएगा ना। अब मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या चाहिए, मार्केट प्राइस। मेरे पास मार्केट प्राइस भी, जब मेरे पास डिविडेंड की रेट बहुत सारी है तो मेरे पास मार्केट प्राइस भी बहुत सारी हो सकती है। मुझे इन 3 सालों की मेरे पास क्वेश्चन में मार्केट प्राइस भी गिवन है 150, 140, 160, ऐसा हो सकता है। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, इनका भी क्या करेंगे बेटा, अगेन एवरेज। तो 1 प्लस 140 प्लस 160 डिवाइड बाई कितना 3, दैट मीन्स कितना, हाँ 150। तो 150 दैट मीन्स यहाँ पे आएगा और मल्टीप्लाई पे क्या आएगा 100, देन जो आएगा दिस विल बी यूर NRR 8.22। तो मान लो कभी क्वेश्चन में आपके पास गिवन नहीं है तो क्या NRR निकाल पाओगे, बाकी इतना नहीं आएगा। मान लो क्वेश्चन में नहीं गिवन तो डिविडेंड का रेट मल्टीप्लाई भी क्या मार्केट प्राइस, मार्केट में मतलब फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। अरे क्या समझा ये डिस्कशन। तो हमने यहां तक आज के लिए नया पॉइंट क्या था बेटा, हमने एनआरआर कैसे निकलेगा इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे क्या करना है बेटा, डिस्कशन करना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, क्या ये पॉइंट क्लियर है नाउ। तो बेटा अभी तक मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट था हमने ये पढ़ लिया, तो मुझे यहाँ पे भी अल्टीमेट क्या एफएमपी चाहिए, एफएमपी निकालना मैंने अभी तक नहीं सीखा, कोई बात नहीं, कोई बात सीख लेंगे उसको भी। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा बेटा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे डिस्कशन करना। साइलेंट बोलो, जवाब दो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा, क्लियर। अब हम 2 मेथड के बारे में बात कर चुके हैं, तीसरी मेथड के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कशन करना बाकी है। और तीसरी मेथड कौन सी है, मैंने अभी भी एफएमपी डिस्कशन नहीं किया है, मैं क्वेश्चन मार्क रहने दो, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तीसरी मेथड के बारे में जब मैं यहाँ पे डिस्कशन करता हूं तो तीसरी मेथड का नाम कौन सा है बेटा आपका, कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सी मेथड, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। मैंने क्या बोला, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड ये होगा। तो इस केस में क्या होगा बेटा, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, NRR, दैट्स इट। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या होगा बेटा, NRR। बट अगर मान लो क्वेश्चन ने बोला कैपिटलाइजेशन फ्यूचर प्रॉफिट मेथड, तो उस केस में क्या होगा, एफएमपी डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। समझना, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हमें सीख चुके हैं ऑलरेडी, या सीखना बाकी है। डिवाइड बाय क्या करेंगे, NRR। इज इट क्लियर। पर जब मैं यहां बात करता हूं कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में बात करता हूं, तो इस केस में क्या होगा, एफएमपी डिवाइड बाय क्या होगा बेटा, NRR माइनस क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होगा, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इज इट क्लियर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एफएमपी डिवाइड बाय क्या होगा बेटा, NRR। NRR का मतलब हमें पता ही है, और NRR गिवन नहीं होता तो हमें NRR निकालना तो आता ही है। अरे बोलो ना। तो इस चीज के बारे में बात कर लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे यहाँ पे भी आता, बस अल्टीमेट फॉर्मूले तो है, दैट्स इट, इसके अलावा क्या है। पर अल्टीमेटली चाहे ये हो चाहे ये, एफएमपी हर जगह, एफएमपी तो इंपॉर्टेंट हो ही गया ना, क्योंकि इस सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए अल्टीमेटली हम कल बात किया तो एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो अल्टीमेटली एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना सीख चुका हूं, बट मैंने अभी तक एफएमपी के बारे में बात ही नहीं की आप लोगों से। अरे गेटिंग माय पॉइंट्स। बड़ा लास्ट में बैठना पड़ेगा प्लीज, या उस कॉर्नर में वहां पे झुक के जाना बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, क्लियर बेटा। वाणी बेटा एक बार नॉक कर देना, एक बार बाहर प्लीज। एक बार कैमरा देख लो, हिला तो नहीं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, बोलो क्लियर। हम ये डिस्कशन किया, अल्टीमेटली मेरा मेन इंफेसिस अभी भी किसके ऊपर है बेटा यार, एफएमपी। अगर एफएमपी के बेटा पूरे गुडविल अधूरा हुआ कि नहीं हुआ बेटा, कि हर चीज के लिए क्या चाहिए, एफएमपी 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 निकला ही नहीं तो गुडविल निकला ही नहीं, बात ही खत्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। तो हमें ये डिस्कशन करना है कि सर यार ये होता है क्या, इस चीज के बारे में बताओ, तो हम बात करेंगे। क्या हम आगे डिस्कशन करें बेटा, तो मुझे बताओ, ये डिस्कशन कर लिया। वन मोर थिंग बेटा, और क्वेश्चन के अंदर तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने के 2 तरीके हैं। अगेन जैसे हमने बोला एफएमपी निकालेंगे, या तो एवरेज निकलेगा, तो एवरेज निकलेगा बाई क्या है बेटा, वेटेड एवरेज, या फिर क्या बेटा, सिंपल एवरेज। तो सेम केस विधि है, जब क्वेश्चन के अंदर कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए बोलेगा
मैंने आपको यहां बोला था अगर निकालोगे एवरेज या तो वेटेड या सिंपल, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो ऑलवेज क्या यूज करेंगे, सिंपल एवरेज। तो सेम केस विद ईयर, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल के लिए बोला, किसके लिए बोला, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल के लिए बोला, और क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम ऑलवेज कैपिटलाइजेशन मेथड में इसको ही प्रेफर करेंगे। अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली मुझे बोल दिया द कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इन दैट सिचुएशन द सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या होगा बेटा, NRR। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बट द वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नहीं स्पेसिफिकली बोल दिया क्या भैया कौन सा मेथड, FMP कैपिटलाइजेशन मेथड, कुछ भी बोल दो, FMP कैपिटलाइजेशन मेथड बोले या सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, एक ही बात है ना बेटा, अरे बोलो ना। तो ना क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, सिर्फ क्वेश्चन बोला कंप्यूट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, तो कौन सा यूज करोगे, सुपर प्रॉफिट या FMP, सुपर प्रॉफिट। क्या पॉइंट क्लियर है? बट अभी भी चीजें अधूरी है बेटा हमारे लिए, क्योंकि हमें यही नहीं पता यार कि वाकई में, सबसे पहली बात तो हमें ये पता ही नहीं है यार कि FMP क्या है, NRR कैसे निकलता है, सिखा चुका हूं मैं अभी आप लोगों को, बस मुझे एक कैसी चीज क्या सिखानी है बेटा, FMP सीखा, काम बनेगा। बोलो क्लियर? नाउ ध्यान से अब नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें यहां पे डिस्कशन करना है इस चीज के लिए, उसका नाम है FMP। और अगर आपको FMP अगर आता है तो आपका पूरा गुडविल आता है। क्यों? देखो सिर्फ है ना, हर चीज का पुट करना है, कुछ भी नहीं है, बस पूरा क्वेश्चन पूरा चैप्टर FMP पे टिका हुआ है। तो अब जो लेक्चर शुरू कर रहा हूं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहेगा, और FMP कैसे निकाला जाएगा। तो FMP के लिए एकदम फ्रेश पेज पे आना और आराम दिल खोल के लिखना, और कोशिश को डबल पेज पे आ जाओ तो बहुत अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए बेटा। सिंगल पेज पे तो कोई दिक्कत नहीं, अगले पेज चला जाएगा, किसी पे डबल पेज होगा तो बहुत अच्छी बात होगी बेटा। क्लियर? तो FMP के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं यहाँ पे बहुत कुछ लिखवाऊंगा और एकदम देसी भाषा में लिखवाऊंगा, और एक एक चीज को लिखने का, अगर एक एक चीज लिख लोगे ना, मतलब पूरा वैल्यूएशन गुडविल के अंदर FMP निकालने का रिगार्डिंग जितने मैक्सिमम एडजस्टमेंट आ सकते हैं सारे मैक्सिमम एडजस्टमेंट को यहाँ पे मैं बात करूंगा। समझ में आओ? एग्जाम से पहले अगर आपके पास लग रहा है कि आपके पास समय नहीं है और पूरा कोर्स हो गया, सिर्फ चैप्टर बाकी, तो ये FMP का कंपटीशन पढ़ लेना और कल का लेक्चर पढ़ लेना, आई मीन यस्टरडे दोनों लेक्चर भी आपने पढ़ लिया तो आपका वैल्यूएशन गुडविल आपका कवर होगा। ध्यान समझना। अब हमारा हेडिंग रहेगा आज का बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ FMP। समझना? क्या समझना बेटा? FMP। तो FMP कैसे कंप्यूट किया जाएगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। तो FMP निकालने क्योंकि मेथड्स नहीं है, FMP निकलेगा कैसे, या तो सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। बट एक बात बताओ, हमने कल ही डिस्कशन किया था, हम FMP निकालेंगे तो मेरे पास बहुत से प्रॉफिट्स होंगे, उनका क्या किया जाएगा, एवरेज किया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बोलो, इनका क्या किया जाएगा, एवरेज किया जाएगा। तो एवरेज जब किया जाएगा तो एवरेज या तो सिंपल एवरेज करूंगा या फिर वेटेड एवरेज करूंगा, इसके अलावा कोई और कर पाऊंगा क्या? और नहीं कर पाऊंगा। बट ये प्रॉफिट का एवरेज करना, सबसे पहली बात प्रॉफिट का एवरेज करना, तो ये प्रॉफिट आएगा कैसे? ये प्रॉफिट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, पर उस प्रॉफिट से मुझे काम नहीं चलेगा, इस प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? एडजस्ट। मान लो क्वेश्चन में मेरे पास 3 साल के प्रॉफिट गिवन है, मान लो 2010-11, 2011-12, 2012-13 क्या का क्वेश्चन गिवन है, और मेरे पास तो ऑलरेडी गिवन है ना, हाँ ठीक है गिवन है, तो आओ बात करते हैं। ये प्रॉफिट गिवन है, तो इन प्रॉफिट के अंदर कुछ मैं एडजस्टमेंट करूंगा, एडजस्टमेंट करने के बाद जो मेरा प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट का हम क्या करेंगे बेटा, एवरेज करेंगे। रिगार्डिंग माय पॉइंट्स, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रॉफिट गिवन होगा, और इस प्रॉफिट में मुझे क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, वो एडजस्टमेंट ही मुझे समझना है, ये एडजस्टमेंट मुझे आने चाहिए, और ये एडजस्टमेंट मुझे आता है, मतलब मुझे FMP आता है, दैट्स इट। तो ऐसे कौन कौन से एडजस्टमेंट है, इस चीज के बारे में अपन को डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर आपके पास प्रॉफिट्स गिवन होंगे। क्या गिवन होंगे बेटा? प्रॉफिट्स। तो ध्यान समझना। तो प्रॉफिट्स के बारे में बात करते हो तो आपके पास कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, तो यहां लिखना पड़ेगा, जब भी क्वेश्चन निकालो FMP लिखना, कंप्यूटेशन ऑफ FMP। तो यहां समझना, तो FMP के बारे में अपन डिस्कशन करना है। आपके पास जितने सालों के प्रॉफिट्स हो उतने साल के प्रॉफिट्स यहां पे आप लोग लिखोगे। मान लो आपके पास क्वेश्चन में 5 साल के प्रॉफिट्स अवेलेबल है। कितने साल के बेटा प्रॉफिट्स? 5 साल से एग्जाम्पल ईयर। और वन मोर थिंग बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे चैप्टर के अंदर, अगर आपके पास कभी 2010 लिखा हुआ हो, सिर्फ यही लिखा है तो ये ईयर लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट कैलेंडर ईयर पे मेंटेन कर रहा हूं या फाइनेंशियल ईयर पे, ये पता होना चाहिए।
बट जब मैं यही बोल देता ये 2010-11 लिखा हुआ होता, दैट मीन्स मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल ईयर पे मेंटेन कर रहा हूं। ये चीज को बड़े ध्यान से समझना कि पूरा खेल अगेंस्ट पे टिका हुआ है। क्योंकि हमें क्या होता है, क्लास में प्रैक्टिस करते हैं कि 2010-11 2010-11 2000 ईयर, और मान लो एग्जाम में 2010 आ गया, तो हमें क्या, क्योंकि जनरली को ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि मैं कभी कभी कोई एडजस्टमेंट आने हैं तो वहां पे अप्रैल से मार्च हम काउंट करते हैं, ऐसा लिखा रहा है। तो मान लो मैं कभी कुछ चीजें बताऊंगा, 1 दिसंबर की ट्रीटमेंट किया बताया, तो आपकी बताया दिसंबर है तो मतलब क्या 4 महीने। बट अगर वहां पे 2010 ही लिखा हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या लिखा हुआ बेटा? 2010 ही लिखा है, तो मुझे बताओ ये खत्म कब होगा? 31 दिसंबर, तो मुझे 4 महीने ही है 1 महीना है, यह सोचना पड़ेगा। अरे मेरी बात समझ में आई आपको? हालांकि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी भी समझ में नहीं आ रहा, नॉर्मल सी बात है, हम बाद में बात करेंगे, जब आएगा तब डिस्कशन करेंगे। पर इस चीज का आप ध्यान रखना, जब क्वेश्चन के अंदर आपके पास ईयर गिवन हो, जिन सालों के प्रॉफिट्स गिवन है वो ईयर कौन से हैं, कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है, ये आपको देखना पड़ेगा। बोल समझ में आया बेटा? सिर्फ 2010 लिखा है एक, तो दैट मीन्स वो कैलेंडर ईयर है फाइनेंशियल ईयर? कैलेंडर ईयर। क्या पॉइंट क्लियर है? आओ, जितने भी आपके पास ईयर्स हैं उन ईयर्स को यहां लिख लो, उतने सालों के प्रॉफिट्स यहां लिखेंगे। ध्यान से समझना एक एक चीज को। मान लो 10-11 लिखा मैंने, 2011-12, 2000 क्या 12-13, 2013-14 और 2014-15, ये 5 साल लिखे हुए हैं। बोलो क्लियर? तो ये जब 5 साल लिखे हुए हैं तो मुझे बताओ इन सालों के आपके पास प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होंगे? अरे बोलो, अब इन सालों के आपके पास प्रॉफिट गिवन है तो मुझे यहां पे प्रॉफिट कौन सा चाहिए? प्रॉफिट क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या गिवन होगा बेटा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो एक बात मुझे बताओ, मैं जो भी मुझे बताओ, अगर मुझसे कुछ गलतियां हो गई होंगी तो मैं कल ही डिस्कशन आपको किया था कि मेरे पास ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन था 5 लाख रुपए का, और मुझे बताओ मेरी से कुछ खर्चे गलत एडजस्टमेंट हो गए, खर्चों को मैंने गलत डेबिट कर दिया, तो मैं एडजस्टमेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में किया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में किया था? हाँ, तो मुझे बताओ क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है तो क्या मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कहां पहुंचना पड़ेगा एडजस्टमेंट? क्या ये पॉइंट क्लियर? गुड। तो मेरे पास लेट एज्यूम, मेरे पास यहां पे प्रॉफिट गिवन है 6 लाख रुपए का, मेरे पास यहां पे प्रॉफिट गिवन है मान लो 9 लाख रुपीस का, मेरे पास यहां पे प्रॉफिट गिवन है 12 लाख रुपीस का, मेरे पास यहां प्रॉफिट गिवन है 9 लाख रुपीस का, मेरे पास यहां पे प्रॉफिट गिवन है से एग्जांपल 4 लाख रुपीस का। कैसा हो सकता है? और मेरे पास तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो मुझे पता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए अब मुझे कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से सबसे पहले मुझे कहां पहुंचना पड़ेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या इसी में चलेगा काम? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पर आप लोग आपका स्कैनर देखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से काम चला लेता है, बट मैं कभी भी आपको नहीं बोलूंगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अब लो। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से सबसे पहले आप कहां जाओगे बेटा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाओगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो सबसे पहली बात आपको वापस से क्या करना पड़ेगा? यहां पे ऐड करना पड़ेगा, और से एग्जांपल क्वेश्चन में ही अंदर आपके पास रेट ऑफ टैक्स गिवन है एट द रेट ऑफ कितना परसेंट बेटा? 50%। लेट एज्यूम हियर। तो अभी आप यहां कुछ मत लिखना, रेट ऑफ टैक्स अगर आपके पास 50% गिवन है तो इन चारों केस के लिए, इन 5 केस के लिए क्या आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन 5 केस के लिए आपके पास गिवन है? बोलो। तो क्या इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से क्या आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंच सकते हैं? पहुंचना बाकी है? बताओ, अलग रफली बता दो, यहां पे कितना आएगा? $9 लाख, 18 लाख, नहीं 13,50,000, 18 लाख, 13,50,000 और कितना बेटा? 6 लाख। क्या सभी का आ गया? क्या सभी का आ गया?
तो ये गलत है बेटा। अगर ये क्या आया कैसे होगा, सीधे सी बात है, 6 लाख रुपए है तो 6 लाख के अंदर, तो 6 लाख रुपए तो 50% टैक्स रेट गिवन, टैक्स में ऐड करूंगा, ये तो तय है। तो 50% आपने ऐड किया तो 50% कितना, 3 लाख। अरे भैया ये तो ऑलरेडी टैक्स माइनस होने के बाद का है, पहले का। ये टैक्स तो ऑलरेडी माइनस होने के बाद का है, तो क्या इसमें वापस टैक्स लगाओगे क्या? तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो नाउ इस सिचुएशन में कल मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था क्या बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप कैसे निकालोगे बेटा, जो भी आपका पीएटी गिवन है 100 माइनस जो भी टैक्स रेट गिवन है, देन जो अमाउंट है अल्टीमेटली क्या ये आ जाएगा, ये अमाउंट कितना आएगा, 12 लाख रुपए आएगा, क्या ये 18 लाख रुपए आएगा, क्या ये 24 लाख रुपए आएगा, क्या ये 18 लाख रुपए आएगा, क्या ये 8 लाख रुपए आएगा? क्या सभी को समझ में आया या नहीं आया? और कोई आपत्ति है क्या? बट अगर मैं यही टैक्स रेट अगर मैं बोल देता 40%, तो भी आप कर सकते थे। तो जो पीएटी था उसको मल्टीप्लाई पे कितना करते हैं आप, 40 करते हैं, माइनस 40 करते हैं। फिर यहां कितना आता, 10 लाख रुपए आता। यहां कितना आता, 15 लाख यहां आता। यहां कितना आता, हाँ 20 लाख यहां पे आता। यहां पे भी कितना आता, 15 लाख आता। यहां कितना आता, इसको 6 लाख कर दो, 10 लाख आता। मैंने करेक्शन किया है बेटा, एक मिनट के लिए। क्या समझ में आया? तो क्या मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहुंच सकता हूं? मैंने क्या बोला, क्या मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहुंच सकता हूं? क्या ये फंडा क्लियर है? सबसे पहली बात, क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहुंचने में किसी को प्रॉब्लम है क्या? ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये क्लियर नहीं तो पूरा एफएमपी क्लियर नहीं होगा, ध्यान रखना बड़ा इस चीज के लिए। क्या क्लियर है? बोलो पक्का, श्योर, कुछ डाउट? क्लियर है बेटा? कल आए थे बेटा? हाँ कल आए थे। क्लियर है? कल आप नहीं आए थे बेटा ना? हाँ क्लियर है बेटा? श्योर? यस शिवम बेटा, आयुष क्लियर है? क्लियर? बोलो यस लवीना बेटा, क्लियर है? यस मिशा क्लियर है बेटा? प्रिया बेटा क्लियर है? चेतन क्लियर है बेटा? क्लियर? बोलो यस बेटा। अब ध्यान समझना, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां तक पहुंच गया। अब इसके बाद कहानी शुरू होती है एफएमपी की। ध्यान से कहानी से शुरू होगी एफएमपी। पहला आइटम जो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट, मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा जितने मैक्सिमम एडजस्टमेंट हो सकते हैं सारे एडजस्टमेंट को हम यहां से क्या करेंगे बेटा, ऐसे उनको यहां कवर कर लें। पहला एडजस्टमेंट, क्या मुझे बताओ ये प्रॉफिट दिख रहा है, नेट प्रॉफिट दिख रहा है, जो भी प्रॉफिट दिख रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अल्टीमेटली क्या सारे खर्चों को माइनस करने के बाद का है या पहले का? क्या ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो दिख रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कब आता है, सारे खर्चे को माइनस करने के बाद आता है या पहले आता है? हाँ बाद आता है। तो मतलब इसके अंदर मैं बात करूं तो सारे बिजनेस के खर्चे माइनस हो चुके हैं या होने बाकी हैं? क्या बिजनेस की सारी इनकम इसमें क्रेडिट हो चुकी है, क्रेडिट होना बाकी है? बोलो। बट एफएमपी की पर्पस के लिए फॉलोइंग इनकम, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एफएमपी के पर्पस के लिए फॉलोइंग इनकम एंड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इसमें इंक्लूड होकर नहीं आ सकता है। ने क्या बोला? फॉलोइंग इनकम यहां पे क्रेडिट होकर नहीं आ सकती, अब फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इसमें डेबिट होकर नहीं आ सकते। अगर खर्चे डेबिट नहीं होने चाहिए थे फिर भी खर्चे डेबिट हो गए, तो क्या इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट गलत आ रहा है या सही आ रहा है? तो मुझे बता, प्रॉफिट कम आ रहा है या प्रॉफिट बढ़कर आ रहा है? मैंने क्या बोला, कुछ खर्चे पीएनएल में डेबिट नहीं होने चाहिए थे फिर भी वो खर्चे क्या हो गए बेटा, डेबिट हो गए। कैसा हो सकता है? तो खर्चे डेबिट नहीं होने चाहिए थे फिर भी खर्चे डेबिट हो गए, तो मुझे बताओ खर्चा गलत डेबिट हो गया, तो गलत डेबिट होने की वजह से मेरा प्रॉफिट कम होकर आ रहा है या प्रॉफिट मेरा बढ़ के आ रहा होगा? कम होकर आ रहा है। तो मुझे प्रॉफिट को सही करने के लिए, नलीफाई करने के लिए मैं ऐड करूंगा या लेस करूंगा? पहला पॉइंट। पर कुछ इनकम आपकी पीएनएल में
क्रेडिट नहीं होके आनी चाहिए थी, फिर भी वो इनकम P&L में क्रेडिट होकर आ रही है, तो क्या इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ के आ रहा है या कम होके आ रहा है? तो मुझे प्रॉफिट को सही करने के लिए क्या लेस करूं या ऐड करूं? इज इट क्लियर? बस यहां पे वो सोचना है ध्यान से। अब मैं सबसे पहला आइटम यहां बोलना चाहता हूं, उसके अंदर नॉन ट्रेड इनकम। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इनकम ने क्या बोला बेटा यहां पे? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इनकम ने क्या वर्ड यूज किया है बेटा? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इनकम। बेटा मैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोला या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इनकम बोला? क्योंकि मैंने जब कल कैपिटल एम्प्लॉयड जब आप लोगों को पढ़ाया था, तब मैंने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को मैनेज कराया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इनकम सिर्फ इन्वेस्टमेंट, सिर्फ इन्वेस्टमेंट। बट यहां P&L में इनकम मैनेज हो, क्या P&L में कभी क्या इन्वेस्टमेंट को ऐड करते हैं क्या? उससे होने वाली इनकम को हमने ऐड किया होगा। तो राइट नाउ इन दिस केस अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम है, उस इनकम को अगर आपने P&L में क्रेडिट कर दिया, पानी आया था नॉर्मल हुआ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपके हिसाब से कर रहा है बेटा, मेरे हिसाब से बहुत ठंडा पानी है अभी ना। हम बात करेंगे किसके लिए? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इनकम अगर P&L में क्रेडिट होकर आ रही है, तो इनकम बढ़कर आ रही है कम होकर आ रही है? और ये बोलता है कि नॉन ट्रेड इनकम से होने वाली इनकम ऐड होकर नहीं आ सकती। मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट लिखा है या एड लिखा? एडजस्टमेंट कर रहा हूं बेटा। तो मतलब ये इनकम ऑलरेडी जनरली मुझे बताओ, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे होने वाली इनकम ऑलरेडी पेमेंट क्रेडिट हो चुकी होगी या क्रेडिट करना बाकी होगी? क्योंकि नेट हम पीबीटी बोला ना, तो पीबीटी मतलब सारी इनकम क्रेडिट हो चुकी, सारे खर्चे डेबिट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन है बोला नॉन ट्रेड इनकम हुई 20,000 रुपए की, तो बट अभी जो डिम्ड है वो ऑलरेडी इंक्लूडिंग होगी। ये पॉइंट क्लियर है? डिम्ड है वो ऑलरेडी इंक्लूडिंग होगी, हाँ या ना? तो मुझे बताओ इनकम इंक्लूडिंग होनी चाहिए क्या? क्या गलत है या सही? ऐड करो या लेस? लेस किया जाएगा। लेस से सब में किया जाएगा, लेस उसमें से किया जाएगा, लेस किया जाएगा। समझ में? तो लेस किसमें? लेस उसमें से किया जाएगा जिस ईयर में इनकम ऐड होकर आ रही है। अगर मान लो 5 साल के प्रॉफिट गिवन है और क्वेश्चन ने बोला कि सिर्फ इन 2 सालों में ही आपके पास है क्या, तो क्या इन 2 सालों में लेस करो, सब में लेस कर दोगे? क्या है पॉइंट क्लियर? क्या है पॉइंट क्लियर? सर क्या क्वेश्चन साफ साफ शब्दों में चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि आपकी तरह कि नॉन ट्रेड की इनकम लेस करो लेस करो? क्वेश्चन कभी बोलता ही नहीं है। क्वेश्चन ये भी नहीं बोलेगा इनकम कितनी, ये भी नहीं बोलता। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सर कैसे करेंगे हम? बताऊंगा, बात करते हैं इसकी रिगार्डिंग, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो एक बात मुझे बताओ कि मेरे अगर सबसे पहली बात नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम होगी कब? जब आपके पास नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा तब होगी, या बिना इन्वेस्टमेंट ही आपके इनकम हो जाएगी? सबसे पहले बात तो मेरे पास नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा ना। अगर मेरे पास नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ही नहीं तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम होगी क्या? तो मुझे बताओ, मेरे पास क्वेश्चन में ये बैलेंस शीट गिवन है, इस बैलेंस शीट की असेट साइड में मेरे पास क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन है। अब ये इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ऐसा क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला। तो इस इन्वेस्टमेंट को मैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलूंगा या नॉन ट्रेड? अरे बोलो ना। और जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा इसकी फेस वैल्यू तो होगी, उसकी फेस वैल्यू मान लो कितने रुपए? 5 लाख रुपए। इसको मैं परचेज भी तो किया होगा, परचेज मैंने किया होगा 5 लाख में किया सकता है, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट 5 लाख में, या 5 लाख का इन्वेस्टमेंट मैंने 450 में किया होगा, या 5 का इन्वेस्टमेंट किया होगा 6,50,000 में किया हो। क्या ऐसा हो सकता है? अरे बेटा 5 लाख का इन्वेस्टमेंट को क्या मैं 5 लाख में खरीद सकता हूँ? क्या 5 लाख के इन्वेस्टमेंट को मैं 450 में भी कर सकता हूँ? क्या 5 लाख के इन्वेस्टमेंट को मैं 650 में खरीद सकता हूँ? जैसे उसकी वर्थ होगी वैसा उसको परचेज किया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने ये बोला ये इन्वेस्टमेंट के बारे में आपसे मैं डिस्कशन कर रहा हूं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट डिस्कशन हमने किया, अब इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन ने बोला ये 10% वाला इन्वेस्टमेंट है, ये तो क्वेश्चन में गिवन होता है। और इस इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला ही नहीं है ट्रेड या नॉन ट्रेड, वी विल एज्यूम नॉन ट्रेड। इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर? अभी नॉन ट्रेड है तो मुझे बताओ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में, बट ऑब्वियस आपने इन्वेस्टमेंट किया, उस पर परसेंटेज गिवन है, मतलब उस पर तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ये बात तो तय है। अरे बेटा अभी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ये बात तो तय है, पर ये इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? फेस वैल्यू पे मिलेगा या जितने में हमने परचेज किया। तो मुझे बताओ मैं जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट निकालने के लिए जाऊंगा तो ये बात तो समझ में आ गया किस पे ये इन्वेस्टमेंट कौन सा है? नॉन ट्रेड है। अब नॉन ट्रेड पे इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम आपको मिल रही होगी 10% से आपको इनकम मिलेगी, तो ये 10% की जो इनकम आपको हो रही होगी, तो ये 10% की इनकम 10% ऑफ रुपीज 5 लाख हो रहा होगा या 10% ऑफ रुपीज, अच्छा ये तो 5 लाख ही है, ठीक है, 5 लाख रुपीज हो रहा होगा, या 10% ऑफ 450 हो रहा होगा, या 10% ऑफ क्या होगा बेटा के पास 650। पता कौन सा लूंगा मैं? 10% में क्या लूंगा? बोलो किसका लूंगा? फेस वैल्यू का या कॉस्ट प्राइस का? फेस वैल्यू। हालांकि इतने की परचेज, इतने परचेज किया मतलब यही फेस वैल्यू, यही मेरा है, 5 का 4.5, 5 का 6, डजंट मैटर, ऑलवेज किस पे बेटा? फेस वैल्यू पे लिया जाएगा। ये पॉइंट क्लियर? कंफ्यूजन ना हो, एकदम धीरे धीरे बेसिक पढ़ रहे हैं अपना किस चीज का बेटा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो इन दैट सिचुएशन क्या, तो लेस किया जाएगा, उसमें से किया जाएगा जिस ईयर की इनकम में ऐड होकर, जिस ईयर की इनकम में, जिस ईयर के प्रॉफिट में, जिस ईयर के प्रॉफिट में ऐड होकर आ रही है। क्या आ रही है? बोलो बोलो। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेस उस ईयर में किया जाएगा, उसमें से किया जाएगा जिस ईयर के प्रॉफिट में ऐड होकर आ रही है। समझ में नहीं आई बात? अरे बोलो। तो मेरा क्वेश्चन यहां पे ये है, तो ये 5 लाख का 10% करेंगे, ये किसे करेंगे? 5 लाख का 10%। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? बोलो ना। गुड। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलो। आप लिख भी रहे हो या सुन ही रहे हो? अभी अब लिखने का अलग मौका दूंगा। आपने खुद नहीं बोला था सर, ऐसा है? ऐसा बोला है मैंने? नहीं, अभी आप नहीं बोला होगा। खुद लिख, बेटा लिख, चलते रहना आप खुद को भी बेटा। समझ में आया बेटा? तो नाउ अब इसके लिए एग्जाम्पल भी यही लिखने का, सबसे पहली बात यही स्क्रीन से लिखने का, मैं वहां लिख रहा हूं मेरे पास जगह नहीं है इसलिए, तो अब बहुत बड़ा बनेगा ये। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बोलो बोलो ना। नहीं आया समझ में? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? अब दूसरा आइटम के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान समझना। लिख रहे हो क्या? अभी 2 मिनट, 2 समय दूं? लिखो फटाफट से, पर अगली बार नहीं दूंगा बेटा, है ना? बड़ा इसके बाद ये लिखने के बाद ये एग्जांपल भी लिख लेना, यहाँ पे इसके नीचे लिखना एग्जांपल। यहाँ पे थोड़ा सा पेज भरा है तो बढ़ने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, मेरा ध्यान समझना। नेक्स्ट बोलेगा एबनॉर्मल गेन। सबसे पहली बात बताओ, इनको एडलेस कर क्यों रहे हो बेटा? अगर हम एक्स्ट्रा गुडविल निकालनी है तो गुडविल का अल्टीमेटली क्या होता है? एक्स्ट्रा अर्निंग प्रॉफिट। और एक्स्ट्रा अर्निंग के खुद की कैपेसिटी किसी और की कैपेसिटी से। अब बेटा मेरे पास अगर इन्वेस्टमेंट से इनकम हो रही है तो इन्वेस्टमेंट की इनकम है या बिजनेस की इनकम है? तो वो इनकम यहां आनी चाहिए क्या? गुडविल मेरे बिजनेस के प्रॉफिट की होगी या इन्वेस्टमेंट की होगी? अरे इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? बिजनेस की होगी ना, तो बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए। अब मेरे पास बिजनेस में मान लो प्रॉफिट हुआ तो कुछ प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया बेटा? एबनॉर्मल प्रॉफिट।
समझते हो एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या क्या आ रहा है वो? अच्छा ऐसा, मैं किसी का पत्र तो नहीं है बाहर से कबूतर के थ्रू बैठा है, वो कबूतर आ नहीं रहा इसलिए आपको पूछो, उसका इंतजार तो नहीं कर रहे हो? इंतजार कर रहे हो? ध्यान समझना, एबनॉर्मल गेन के बारे में हम बात करते हैं। जब एबनॉर्मल गेन के बारे में बात करें तो एबनॉर्मल गेन में क्या आएगा, ध्यान समझना। हम किसकी बात कर रहे हैं? एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन भी हुआ तो खुद के एफर्ट से ही, एबनॉर्मल सिचुएशन की वजह से। तो क्या इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ के आ रहा है, कम हो के आ रहा है? ऐड करूं या लेस करूं? कौन से ईयर में से? वाह यार, इसको बोलते हैं यार, आप जीनियस कोई है ही नहीं यार सही में। लेस उसमें से किया जाएगा जिस ईयर के प्रॉफिट में ऑलरेडी ऐड होकर आ रहा है। आप भी लाइन खींच ले रहे ना, ऐसे क्यों तो लिख रहे हो पूरा? मैं इसलिए शॉर्ट लिखता हूं कि आप भी ऐसा कर लो। जो कॉपी करना होता है वो कॉपी नहीं करते हो, और जो नहीं कॉपी करना उसको कॉपी कर लेते हो। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट आइटम, ध्यान से, अमाउंट wrongly debited। बेटा wrongly debited मतलब क्या? अमाउंट गलत क्या हो गया? क्या डेबिट होना चाहिए? wrongly debited, फिर भी डेबिट हो गया, क्या हुआ? गलत हुआ है सही हुआ? सुधारेंगे कौन से ईयर में? तो डेबिट बोला तो डेबिट क्या तो लेस कर दिया होगा या ऐड कर दिया होगा? ऐड किया जाएगा, ऐड किया जाएगा उस में जिस ईयर में गलत डेबिट किया गया। वो जवाब दो। और उस ईयर में ऐड किया जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में गलत डेबिट किया, और उस ईयर में जाकर लेस करेंगे जिस ईयर में डेबिट होना चाहिए था। अरे मान लो कि से एग्जाम्पल 2012-13 का खर्चा 2013-14 डेबिट कर दिया, क्या ऐसा हो सकता है? 2012-13 का खर्चा डेबिट कब कर दिया? 2013-14। डेबिट यहां होना चाहिए था पर डेबिट यहां होना चाहिए था पर डेबिट यहां किया, तो गलत इस साल किया। इस साल क्या ऐड कर देंगे, इसलिए क्या देंगे? लेस कर देंगे। गलत डेबिट इस साल करना था, डेबिट इस साल कर दिया, इस साल क्या देंगे? ऐड कर देंगे, इस साल क्या देंगे? लेस कर देंगे। और कुल मिलाकर जिस ईयर में हमने गलती की उस ईयर में इसका इंपैक्ट दे देंगे, बात खत्म। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है आप लोगों को? पता है? पता है? नहीं पता है? पता है? समझ में आ रहा है सभी को बेटा? क्लियर? ये अमाउंट रॉन्गली, तो सेम केस विथ हियर क्या ये अगर अमाउंट, क्या सब बच्चों से पढ़ा रहे हो? इतना तो हमें भी आता है, आप हमें क्या सिखा रहे हो? हम आपको सिखाते हैं। तो क्या ये सब कुछ सेम होगा? जहां जहां चेंज है वो उसको वर्ड को चेंज कर रहा हूं बेटा, आप भी वैसे कर लेना और घर जाके होमवर्क बन जाएगा आपका। लेस किया जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में गलत क्रेडिट किया, और उस ईयर में जाकर ऐड किया जाएगा जिस ईयर में क्रेडिट होना था। समझ में नहीं आ रहा हमेशा? अरे बेटा जहां पे ये ऐड है वहां पे मैंने यहाँ पे लेस लिखा है, और जहां पे डेबिट था वहां पे मैंने क्रेडिट लिखा है, और अच्छा जहां पे डेबिट था वहां पे मैंने ये
क्रेडिट किया है, इसका ये और इसका ये, बाकी सब कुछ चीजें सेम है। लेस उसमें से लेस किया जाएगा, ऐड किया जा चुका था, लेस किया जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में गलत क्रेडिट किया गया है, और उस ईयर में जाकर ऐड किया जाएगा, किया उस ईयर में ऐड करेंगे जिस ईयर में क्रेडिट होना चाहिए था। दैट्स इट। अरे ये समझ में आया? आ गया? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? बोलो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? पक्का? अरे हाँ है ना? क्लियर? हमने इन चीजों के बारे में बात कर लिया। आओ, ये गलती हो गई ना मुझसे बेटा। आपने यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस मैंने क्या करवाया था? तो बोला मुझे एबनॉर्मल गेन करवा दिया क्या? ये क्या था? ठीक है। अच्छा ये क्या है? ये किसका था? मैंने एबनॉर्मल गेन का एबनॉर्मल लॉस तो करवाया ही नहीं अभी तक। मैं अभी तक गेन करवाया था ना, लॉस नहीं करवाया। कैसे हो यार आप लोग? अब एक काम करो, पूरा मजा बिगाड़ दिया यार बेटा आप लोग। जहां पे एबनॉर्मल क्या लिखा था वहां पे लिख लो बेटा एबनॉर्मल लॉस। नहीं है तो जगह बनानी पड़ेगी। छोड़ी थी अपन ने। हाँ एक काम को नहीं तो यहाँ नीचे लिख लो ना यार बेटा, क्या दिमाग लगाना है? कैसे नीचे लिख लो? देखो यहाँ पे एबनॉर्मल गेन। अरे हाँ बेटा एबनॉर्मल लॉस लो। अरे हाँ गलती हो गई बेटा, एबनॉर्मल लॉस कर दो बेटा। आप लोग तो ऐसे आप लोग, हम जब गलती करते आप नहीं बोलते हो क्या? हम भी बोलेंगे आपको। सही बात है बेटा। ध्यान से हम बात करें किसके रिगार्डिंग? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस को हमने क्या किया होगा? लेस किया होगा। तो अब क्या ऐड करेंगे? ऐड करेंगे उस ईयर में जिसमें ऑलरेडी डेबिट किया जा चुका है। बात खत्म। क्या 8 के वापस लेस करूं कहीं पे? अरे 8 वापस लेस करूं कहीं पे क्या? अरे लेस करे, ऐड किया है तो वापस कहीं लेस करूं वापस? नहीं, वो यहां पे नहीं होता है। कहां होता है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? नेक्स्ट, ध्यान से। रिवोल्यूशन ऑफ करंट असेट्स अदर देन स्टॉक। ध्यान से लिखना ये, और बड़े ध्यान से। मैं क्या लिखा? रिवोल्यूशन ऑफ करंट असेट्स अदर देन क्या? स्टॉक। तो क्या स्टॉक इज द पार्ट ऑफ द करंट असेट्स? तो बड़े मैंने यहां पे स्टॉक को छोड़ दिया, स्टॉक है। स्टॉक को छोड़िए, सबकी बात करेंगे बेटा, ध्यान से समझना। इफ करंट असेट्स, साइन किसका? इंक्रीज, तो ऐड किया जाएगा उस ईयर में जिसमें इंक्रीज हुआ।
समझ में आई बात मेरी? अरे हाँ है ना, बोलो क्लियर। जिस ईयर में मेरी करेंट एसेट्स बढ़ी उस ईयर का प्रॉफिट हम बढ़ाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर कैसे? मान लो मेरे को किसी से 5 लाख रुपए लेना था डेटर्स का, अब वो बोलता नहीं मैं आपको 5 लाख नहीं दूंगा, मैं 6 लाख दूंगा आपको। क्या फायदा हुआ, नुकसान? क्या डेटर्स इज द टाइप ऑफ अल्टीमेटली क्या असेट्स? अरे बट अगर मेरा यहां पर इफ करंट असेट्स डिक्रीज लेस किया जाएगा उस ईयर में जिसमें डिक्रीज हुआ है। करंट असेट्स को क्या कह रहे हैं? लेस उस ईयर में किया जाएगा जिसमें हमने क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। सर कैसे? किसी व्यक्ति से मुझे 5 लाख मिलने थे, उसने मना कर दिया भाई साहब मैं तो आपको 350 ही दूंगा, लेना हो तो, नहीं तो बात खत्म करो। कैसा हो सकता है? नुकसान है फायदा? कितने का? 1.5 लाख का। तो लॉस है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? क्या लॉस है? तो ये लॉस किस ईयर का है? जिस ईयर में डेटर्स कम हुए, और जिस ईयर में बढ़ेंगे उस ईयर का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? अरे बोलो प्रफुल्ल, मैसेज आ गया, मिस कॉल था, क्या था, व्हाट्सएप कुछ तो था, हाँ जबकि ऐसा कुछ था नहीं, है ना? बोलो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? अरे बोलो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ये किसकी बात की बेटा? क्या स्टॉक को कंसिडर किया? क्या स्टॉक को कंसिडर कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अब लिखोगे ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक। ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट होगा। ट्रीटमेंट ऑफ किसकी बात करेंगे बेटा? स्टॉक। ट्रीटमेंट ऑफ क्या बेटा? स्टॉक। और बेटा मैंने रेड से लिखा, मतलब रेड साइन से खतरा का होता है, खतरा है, लिख लो डेंजर। अरे हाँ हंसने का नहीं। लिख लो डेंजर। अरे जबरदस्त चीज है। डेंजर का साइन नहीं होगा, लाइट के बोर्ड पे होता है, हमारे का नहीं होता ऐसा। अरे हड्डियां ही तो है। अरे हाथ में हड्डियां इतने सारे उसके ऐसा। अरे यार बेटा चलो अच्छी बनाता हूँ, रुको मैं बना के, आपने बोला है तो बेटा मैं बना दूंगा। अरे मेरी पेंटिंग बहुत जबरदस्त है, मैं करता नहीं हूँ, आपको पता नहीं है। अरे ऐसा मत बोलो, अपनी पेंटिंग जबरदस्त है नहीं है? नहीं है? अरे अभी देखो बना के बताया, और एकदम परफेक्ट बना के बताऊंगा मैं एकदम, देखना। सर टाइम पास मत करो, है ना? अरे हाँ 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 ठीक है, इससे अच्छी नहीं बन पाएगा बेटा ना। साहब तो मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। ठीक है ठीक है, बात खत्म। दिस इज डेंजर। अब समझना ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए, बातचीत नहीं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। क्या स्टॉक क्लोजिंग होता है या ओपनिंग होता है? मुझे यहाँ पे क्लोजिंग के बारे में बात करनी है, यहाँ पे मुझे ओपनिंग के बारे में बात भी करनी है। ध्यान समझना। जब मैं, अरे बेटा इधर देखो,
क्लोजिंग स्टॉक समझना, क्या क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ता है या कम होता है? अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरा कम होता है तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता है या कम होता है? मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो मेरा प्रॉफिट भी कम होगा कि नहीं होगा? ये पर लॉजिकल समझ में आया? देखो कैसे, से एग्जांपल ये हमने बनाया ट्रेडिंग, क्या बनाया बेटा? ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग में यहां पर लिखते हैं क्या बेटा? ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखते हैं बेटा? परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, बाई क्या बेटा? सेल। और यहां पे क्या लिखा बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। इससे क्या आएगा बेटा? जीपी। 5 लाख रुपए का मेरा सेल है, 1 लाख रुपए का मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, 50,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक, 3 लाख का मेरा परचेज, 20,000 रुपए का मेरा खर्चा। बताओ मेरा क्या जीपी आया? कितने रुपए का? 5 2,30,000। अरे 2,30 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, क्या 2,30 आएगा? अरे हाँ है ना, 2,30 नहीं आ रहा है, 1,30 आ रहा है। अगर मैं यहां पे इस क्लोजिंग स्टॉक को, इस क्लोजिंग स्टॉक को 1 लाख की जगह में 1,50 लिख दूंगा तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा या कम हुआ? कितने से बढ़ा? तो क्या 50,000 से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से क्या मेरा जीपी भी 280 हो जाएगा? क्या मानते हो? और अल्टीमेटली अगर मैं, चलो ठीक है, ये जीपी अल्टीमेटली यहां आता है, बोलो कितना है? 2,30। तो 2,30 के बाद हमने सब खर्चे किए होंगे, मालूम है सारे खर्चे मिला के 1 लाख कर दिया, तो बताओ मेरा एनपी कितना आया? मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया? 1,30,000। अगर मैंने स्टॉक यहां पे एक जगह के 1,50 कर दूंगा तो मेरा जीपी बढ़ेगा, तो जीपी बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। चलिए मैंने बोला क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा। अब लॉजिकल समझ में आया एक एक चीज अच्छे से? क्लियर है ना? ध्यान से, तो ये 1,30 के बारे में हम डिस्कशन किया। 1,30, तो मुझे बता क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से क्या प्रॉफिट बढ़ता है या कम होता है? क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है या बढ़ता है? तो क्यों बढ़ता है? तो मैंने यहां पर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो क्या, एक बात बताओ, प्रॉफिट बढ़ेगा? अब समझना ध्यान से, बट मैं कुछ लिखूंगा यहां पे। जिस ईयर में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने की बात की बेटा मैंने ना यहां पे, क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज, सुनना उसके बाद लिखना, जिस ईयर में क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होगा उस ईयर का प्रॉफिट भी क्या होगा बेटा? प्रॉफिट भी क्या होगा उसका बेटा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, बट नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा। बट मैं लॉजिकल जवाब दूंगा, लॉजिकल जवाब मैं दूंगा, बट मैं जब बात करता हूं ओपनिंग स्टॉक के लिए, ओपनिंग स्टॉक, बोलो, ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज, जिस ईयर में
ओपनिंग स्टॉक, रुको ना यहाँ बेटा एक मिनट के लिए, मत लिखो उसको। ये हमने डिस्कशन किया किसके, क्लोजिंग स्टॉक का इंक्रीज होने के लिए। पर क्या क्लोजिंग स्टॉक आपका डिक्रीज भी तो हो सकता है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज होगा तो क्या इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? जिस ईयर में क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हो रहा है उस ईयर का प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा, बट नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। दैट्स इट। क्या होगा? इंक्रीज होगा। इस पॉइंट को लिख लो, समझाऊंगा लॉजिक बाद में। लिख लो बेटा। चलो हम यहां बात करते हैं, इसके बारे में बात किया, ये बता। अब इसका सर मैंने जिस ईयर में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक इंक्रीज होगा, उस ईयर में प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। ये पॉइंट समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। बट सर नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट डिक्रीज होगा, ये बात समझ में हमें नहीं आई। सुनना, क्या ये स्टॉक मैंने 1 लाख की जगह अगर मैं स्टॉक को 1.50 इस साल कर दूंगा तो ये इस साल का क्लोजिंग है, तो क्या नेक्स्ट ईयर जब मैं P&L बनाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, तो मुझे बताओ अभी तक तो मैंने वहां पे स्टॉक कितना लिखा होगा बेटा? 1 लाख रुपए। तो क्या मैंने ये स्टॉक बढ़ाऊंगा तो क्या मुझे भी 1 लाख की जगह क्या 1.50 करना पड़ेगा? और 1.50 में डेबिट ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली डेबिट होगा, तो इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट भी तो कम होगा। बेटा क्या ये इस साल का क्लोजिंग तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा? क्या है इस साल का क्लोजिंग है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनेगा? तो अगर मुझे बताओ मैंने अगर यहाँ पे 1 लाख लिखा है अभी तक, तो वहां पे भी कितना लिखा होगा? 1 लाख लिखा होगा। पहले अभी तक 1 लाख था। आज चीज ध्यान सुनना बेटा, पहले कितना था यहाँ पे? 1 लाख। तो मुझे बताओ मैंने यहाँ पे लिखा है कितना होगा बेटा? 1 लाख रुपए। तो अगर मैंने इस साल 1.50 कर दिया तो इस साल मैंने क्रेडिट ज्यादा किया या कम किया? तो इस साल क्रेडिट प्रॉफिट में बढ़ गया होगा। तो इस साल अगर क्लोजिंग स्टॉक मैंने 1 की जगह 1.50 कर दूंगा तो क्या इस साल क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा?
तो मुझे बताओ, मान लो ये इस साल का था, मैं नेक्स्ट ईयर गया तो इस साल क्लोजिंग मैंने अभी तक कितना डेबिट करके रखा? 1,00,000। जबकि अब 1,00,000 की जगह मैं कितना करूंगा बेटा? मैं 1,50,000। तो ज्यादा डेबिट करना पड़ेगा। जबकि अभी तक डेबिट कितने से किया था? 1,00,000। अब 1,00,000 की जगह मुझे 1,50,000 डेबिट करूंगा तो मुझे बताओ, ज्यादा डेबिट करूंगा, ज्यादा डेबिट करूंगा तो प्रॉफिट मेरा कम होगा या बढ़ेगा? अब समझ में आया क्या हुआ बेटा? पढ़ने मन नहीं है? मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि एफएमपी समझ में नहीं आया। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ बेटा, पूरा वैल्यूएशन गुडविल आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर कभी नहीं पकड़ पाओगे बेटा। मैं इसलिए आज इतना लंबा लेके क्योंकि कर रहा हूँ कि एकदम एक्यूरेट कोरिलेट करके इसका एग्जांपल मैं यहाँ पर करवा दूंगा तो आपको हेल्प मिल जाएगी बेटा। बाकी एक बार निकल गया ना एफएमपी आपके हाथ से, आपको वापस पकड़ पाना बहुत मुश्किल है बेटा। इसका बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर का बेटा यार। वो समझ में आया? क्लियर? नाउ क्या वापस समझना है निधि? क्या मैं आगे बढ़ूं बेटा? तो मुझे बता, तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये समझ में आया? तो सेम केस विद ईयर, जब मैंने क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज की बात की तो जिस ईयर में क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हो रहा है उस ईयर का प्रॉफिट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या समझ में आया? तो वापस बोलो, जिस ईयर में क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है तो उस ईयर का प्रॉफिट भी कम होगा। सर कैसे? मैंने अभी तक तो यहाँ पे 1,00,000 रुपए लिखा हुआ था, अब बोला कि 1,00,000 मत लिखो, 70,000 लिखो। तो जैसे 1 की जगह 70 करूंगा, 1,00,000 की जगह से 70,000 लिखूंगा तो अल्टीमेटली मैंने क्रेडिट कम किया है ज्यादा किया? कितने से कम किया? जितने से क्रेडिट कम तो उतने से क्या ये प्रॉफिट भी कम होगा? जब जीपी कम होगा अल्टीमेटली एनपी भी कम होगा। जिस ईयर में क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हो रहा है उस ईयर का प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा। क्या समझ में आया राहुल? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब बट नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्योंकि बेटा मैंने अभी यहाँ पे इस साल 1,00,000 क्लोजिंग बताया, अगले साल भी कितना दिखाया? 1,00,000 दिखाया होगा। अब 1,00,000 मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया तो 1 जगह 70 किया, तो नेक्स्ट ईयर भी 1,00,000 की जगह मैं कितना करूंगा? 70,000 करूंगा। तो मैंने डेबिट कम किया या ज्यादा किया? कम किया। तो उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? अब आया समझ में? नहीं आई मेरी बात समझ में? नहीं आया? क्या हो गया बेटा? मैं आत्मचिंतन कर रही थी, नींद आ गई थी, इतना बोर कर रहा हूं। क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? श्योर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? ये मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात की। अब मुझे बताओ, अल्टीमेटली मैंने क्लोजिंग स्टॉक के साथ साथ क्या मैंने ओपनिंग स्टॉक की बात कर ली? अरे जब क्लोजिंग स्टॉक इससे अगर नेक्स्ट ईयर तो ओपनिंग बनाना, अरे इंग्लिश तो नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर क्या ये क्लोजिंग स्टॉक कन्वर्टेड इनटू ओपनिंग स्टॉक? इज इट क्लियर? और सच अगेन यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा? अब समझ में आया ना? तो फिर भी लिख लो, आपको इच्छा हो रही लिखने की तो लिखो। आपको समझ में नहीं मैंने क्या बोला? ये क्लोजिंग स्टॉक की बात की, और अब बात कर ले तो ओपनिंग स्टॉक के लिए भी। तो ओपनिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट क्या होगा समझ में आया? ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? इंक्रीज होगा या फिर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो जिस ईयर में इंक्रीज होगा उस ईयर का प्रॉफिट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। जिस ईयर में डिक्रीज होगा उस ईयर में प्रॉफिट इंक्रीज होगा। समझ में आया कंसेप्ट बेटा? समझ में आया? मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा ही नहीं बताऊंगा।
बड़ा एक बात बताओ, ओपनिंग स्टॉक मैंने जिस ईयर में इंक्रीज हुआ था, अब ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो क्या ये एक, अगर मान लो हमने अभी 1 लाख डेबिट किया तो मुझे बताओ डेबिट 1 लाख की जगह मुझे क्वेश्चन ने बोला 150 डेबिट करना, कितने से ज्यादा डेबिट किया बेटा? 50 से। तो क्या 50 ज्यादा डेबिट करने से प्रॉफिट कम होगा या बढ़ेगा? जिस ईयर में इंक्रीज होगा उस ईयर में प्रॉफिट भी मत लिखो, प्रॉफिट डिक्रीज होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा। क्लियर? सेम जिस ईयर में डिक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा? ओपनिंग स्टॉक। क्या समझ में आया बेटा? अरे बोलो, नहीं आया समझ में? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अरे बोलो ना। नहीं? अभिजीत बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? सर इसका इफेक्ट क्या ओपनिंग क्लोजिंग में पड़ेगा क्या? नहीं, क्लोजिंग ऑलरेडी पढ़ चुका होगा ना, क्लोजिंग के बाद तो ओपनिंग आता है। अरे हाँ, क्या बात है सर, वाह वाह, बहुत समझ में आया बेटा। श्योर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ये ट्रीटमेंट किसकी बात की बेटा हमने? किसकी बात की? स्टॉक। अब बात करते हैं किसके लिए? जिसके लिए बोलूंगा उसके लिए। लिखो बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर wrongly debited in capital expenditure rupees कैप हो चुका है ऐसा? सॉरी बताया ना स्टॉक का, तो स्टॉक में तो ओपनिंग क्लोजिंग ही तो होता है। बेटा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। अच्छा ठीक है, थोड़ा सुनो वापस ध्यान से। तो जिस मैंने भैया लिखवा है, जिस ईयर में स्टॉक इंक्रीज होगा तो उस ईयर का प्रॉफिट भी क्या होगा? इंक्रीज। तो प्रॉफिट ऐड करेंगे लेस करेंगे? क्या करेंगे? आया समझ? तो वो लिखना जिस ईयर में, मतलब जिस ईयर में स्टॉक इंक्रीज उस ईयर का प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे, और जिस ईयर डिक्रीज होगा उस साल प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। आया समझ? मतलब से एग्जांपल लेट एज्यूम मैंने 2000, सुनो, इन 2011-12 my stock will be increased by 50,000। दैट्स क्वेश्चन, इतना ही बोला है। क्वेश्चन ने क्या बोला? एग्जांपल लिख लो उसके लिए, चाहो तो आप लिखो बड़ा पे एग्जांपल। क्लोजिंग स्टॉक for the year 2011-12 will be increased by rupees 50,000। सिर्फ इतना सा वर्ड यूज किया। तो 2011-12 का स्टॉक इंक्रीज हो रहा है कितने से बेटा? 50,000। तो यहां पे क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। तो इस साल क्लोजिंग तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, तो 50,000 रुपए यहां से क्या किया जाएगा? लेस किया जाएगा। अब समझ में आया? अरे बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अरे हाँ है ना, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। लिख लिया एग्जाम्पल के साथ? लिख लो एग्जाम्पल। ये लिख लिया? तू लिख या मैं लिख? थोड़ा लिखो। एग्जाम में क्या करोगे? जब तू लिख रहा है तो भाई को भी डिम्ड लिख जाएगा, ऐसा है? चलो एग्जाम्पल लिखें इसका ध्यान से। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर
capital expenditure of rupees 2 lakh for the year 2012-13 wrongly debited to profit and loss account and rate of depreciation तो लिखना मत, तो ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% WDV, एक्चुअल नहीं एक्सपेंसेस गलत हो गया था तो कोई बात नहीं, लिख लिया तो इनकर्ड ऑन 1 जुलाई 2012, गलत हो गया पर लिख लो बेटा कोई बात नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज कितना 2 लाख फॉर द ईयर 2012-13 रॉन्गली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बात बताओ, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर को P&L में डेबिट किया जाता है क्या? उसको असेट्स में क्या करता है? ऐड करता है। बट जब इस असेट्स को हम इस खर्चे को हमने असेट्स में ऐड ही नहीं किया और P&L में डेबिट कर दिया, कैसा हो सकता है बेटा? अगर मान लो मैंने आज 2 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर किया, इस 2 लाख का एक्सपेंसेस को अगर मैं P&L में क्या कर देता? डेबिट कर देता, कैसा हो सकता है? अगर मैंने 2 लाख का खर्चा किया, इस 2 लाख के खर्चे को अगर P&L में डेबिट नहीं करता तो क्या असेट्स की कॉस्ट में ऐड करता? असेट्स की कॉस्ट में ऐड करता तो डेप्रिसिएशन चार्ज होता, बट डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा क्या? ये पॉइंट बहुत अच्छा है। मैंने 2 लाख रुपए का खर्चा किया, ये 2 लाख का खर्चा मेरा कैपिटल नेचर का था, इस खर्चे को मैंने रॉन्गली P&L में डेबिट कर दिया, पूरा खर्चा P&L में डेबिट कर दिया, जबकि ये खर्चा डेबिट किस में होना था? असेट्स अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था। पर अगर ये खर्चा असेट्स अकाउंट में डेबिट करता, मैंने क्या बोला? इस खर्चे को अगर मैं असेट्स अकाउंट में क्या करता? डेबिट करता, तो मेरी असेट्स की वैल्यू बढ़कर आती है कम होकर आती है? और असेट्स की वैल्यू मेरी बढ़ के आती है तो क्या मेरा हर साल डेप्रिसिएशन भी लगकर आता या लगकर नहीं आता? अब इस खर्चे को मैंने असेट्स अकाउंट डेबिट ना करते हुए P&L में डेबिट कर दिया, तो पूरा खर्चा P&L में डेबिट कर दिया। तो गलती किस साल में की? जिस साल में डेबिट किया उस साल में गलती की। तो जिस साल में गलती की पहले उस ईयर की गलती को सुधारो। गलती कौन से ईयर में किया? 2012-13। तो मुझे बताओ, अगर इस गलती को मैं सुधारने की बात करता तो मुझे बताओ ये 2012-13 में डेबिट होना ही नहीं चाहिए था 2 लाख, फिर भी क्या डेबिट हो गया? ऐड करूं या लेस? ऐड या लेस? ऐड या लेस? अरे सभी को समझ में आया? तो 2 लाख को क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। सुनना, 2 लाख को ऐड किया जाएगा उस ईयर में जिसमें गलती हुई, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है। क्योंकि ये खर्चा कैपिटल नेचर का है, ना कि रेवेन्यू नेचर का। क्यों P&L में जो खर्चे डेबिट करते हैं वो कैपिटल नेचर का होता है या रेवेन्यू नेचर का? P&L में जो खर्चे डेबिट करते हैं वो रेवेन्यू नेचर के या कैपिटल नेचर के? समझ में आया बेटा? श्योर। अब ये हो गया, समझना, इसको हमने ऐड किया है। क्या किया हमने? इसको ऐड किया। अब समझना इसका बेटा, जानना समझना है, छोड़ो अब यही बात करते हैं। एक, इसके 2 इफेक्ट होंगे बेटा। कितने इफेक्ट होंगे बेटा? 2। अगर इस एक्सपेंडिचर, लिख लो, ऐसा लिखने का पूरा, मैं पूरा बोलूंगा, इस एक्सपेंडिचर को P&L में डेबिट नहीं करता तो इस एक्सपेंडिचर को
एसेट्स की वैल्यू में ऐड करता। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एसेट्स की वैल्यू में ऐड करता और ऐड करता तो एसेट्स की वैल्यू बढ़कर आती तो डेप्रीशिएशन भी चार्ज होकर आता। बोलो हाँ है ना? तो बताओ, मैंने इस खर्चे को P&L में डेबिट किया या कैपिटल एक्सपेंस में डेबिट किया? बोलो, P&L में डेबिट किया या खर्चे में डेबिट किया? तो मैंने असेट्स के लिए डेबिट किया हुआ क्या? मेरी बात सुनो, बहुत ट्रिकी पॉइंट है ये, लास्ट कंसेप्ट है। दैट मीन्स मैंने कहने वाला, इस एक्सपेंडिचर को अगर P&L में डेबिट नहीं करता तो इस एक्सपेंडिचर असेट्स की वैल्यू में ऐड करता, असेट्स की वैल्यू में ऐड करता तो क्या मेरा असेट्स की वैल्यू बढ़कर जाती, और असेट्स की वैल्यू बढ़ के आती तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ के आता। बट मैंने अभी तक इस खर्चे को P&L में डेबिट ही कर दिया, असेट्स की वैल्यू में ऐड ही नहीं किया, तो डेप्रिसिएशन कम चार्ज हो क्या रहा है, ज्यादा चार्ज हो क्या रहा है? अरे बहुत फास्ट बोल दिया, वापस बोलता। जिस असेट्स के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, अगर इस असेट्स को मैंने, ध्यान से समझना मैंने क्या बात किया, जिस असेट्स के बारे में बात करता हूं तो असेट्स को मैंने परचेज किया होगा। क्या किया होगा? असेट्स को परचेज किया होगा। जब असेट्स को मैं परचेज करता हूं, सॉरी असेट्स मान लो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करता हूं, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को असेट्स की वैल्यू में मैं ऐड करता, बट इस एक्सपेंडिचर को असेट्स की वैल्यू में ऐड ना करते हुए P&L में डेबिट कर, गलती एक तो ये है, तो उस गलती को सुधारो। क्या करेंगे? डेबिट करिए ना, तो वापस क्या दोगे? ऐड कर दोगे। क्या समझ में आया? और जबकि इसको डेबिट कहां करना था? असेट्स की वैल्यू पे। क्या असेट्स की वैल्यू में ऐड किया है? नहीं, तो असेट्स की वैल्यू में क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। बट बेटा, अगर ये असेट्स की वैल्यू में उसी दिन ऐड हो गया होता तो क्या असेट्स की वैल्यू बढ़कर आ रही होती? और असेट्स की वैल्यू बढ़ के आ रही होती तो क्या उस साल से डेप्रीशिएशन भी लग के आता? बट क्या अभी तक डेप्रीशिएशन लग के आया होगा क्या? तो क्या डेप्रीशिएशन लगा दूं? जबरदस्त पॉइंट है। मैं वापस रिपीट करूंगा इस पॉइंट को। मेरे साथ साथ सोचना हो, मेरे साथ साथ बोलना हो, मेरे साथ साथ ट्रीटमेंट के बारे में भी सोचना। मैंने एक 2 लाख रुपए का खर्चा किया, उस खर्चे को मैंने P&L में डेबिट कर दिया। ठीक है, खर्चे को P&L में डेबिट करता हूं, पर P&L में खर्चे कौन सा डेबिट करता हूं? कैपिटल या रेवेन्यू? मैंने डेबिट कौन सा कर दिया? कैपिटल। क्या गलत किया है, सही किया? जबकि खर्चा, मान लो खर्चा रेवेन्यू डेबिट कर दिया, कोई आपत्ति वाली बात नहीं। बट अगर यही खर्चा कैपिटल नेचर का था तो इस खर्चे को क्या मुझे P&L में डेबिट करना चाहिए था? क्या नहीं? क्या डेबिट कर दिया, गलत किया या सही किया? कितने रुपए से? 2 लाख। क्या मेरा प्रॉफिट उस साल का बढ़ के आ रहा है, कम हो क्या रहा है? तो उस साल का प्रॉफिट में बढ़ा दूं, जबकि ये खर्चा डेबिट का होना था असेट्स की वैल्यू में, तो उस साल असेट्स की वैल्यू में डेबिट हुआ होगा क्या? अरे उस साल असेट्स की वैल्यू में डेबिट हो गया होता तो क्या असेट्स के ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन लगकर आता? तो असेट्स की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लग के आ रहा है क्या? तो डेप्रिसिएशन लग के नहीं आ रहा है, तो मतलब अरे हर साल डेप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए था, पर डेप्रिसिएशन तो माइनस होके आया ही नहीं है। डेप्रिसिएशन आप लगा दो। और डेप्रिसिएशन कितने में लगाओगे? इंक्रीज वैल्यू पे, डिक्रीज वैल्यू पे? इंक्रीज वैल्यू पे। सो इंक्रीज वैल्यू मतलब जितने से हम असेट्स की वैल्यू को आप डेबिट करेंगे। समझ में नहीं आया? ये क्वेश्चन में गिवन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब आया समझ का मतलब क्या है? अरे बोलो। और बेटा WDV है SLM? अगर क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो तो ऑलवेज SLM मानना, क्योंकि अपने लिए सहूलियत रहती है जल्दी करने में। तो मुझे बताओ, हमने इसका ट्रीटमेंट तो सही कर दिया, बोलो इसका ट्रीटमेंट सही कर दिया, समझ में आया? अब एक बात बताओ, मैं इस खर्चों को मैं इसी साल, अगर इसी साल इस खर्चों को असेट्स की वैल्यू में मैं ऐड कर देता तो डेप्रिसिएशन लग के आता? बेटा बोलो प्लीज। तो डेप्रिसिएशन कितने पे लग के आता? 2 लाख पे। कितने % से? हाँ, 2 लाख के ऊपर कितना? कितने महीने का? 9/12। सर क्यों? क्योंकि हमने एक्सपेंस इनकर कब किया? 1/7/2012 को।
आया समझ में? तो बेटा खर्च बेटा इनकम टैक्स में होता है, अगर 180 डेज और मोर तो फुल, लेस देन 180 डेज तो हाँ हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स। इनकम से मुझे क्या लेन देना, हम अकाउंट्स पर अकाउंट्स की बात करेंगे। तो अकाउंट्स क्या बोलता कि भैया जितने दिन असेट्स को यूज किया उतने डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, ऐड होगा या लेस? अरे ऐड होगा या लेस? अब सुनो मेरी बात, लिखना मत, सुनो मेरी बात। क्या ये गलती इस साल हुई? तो जब इस साल डेबिट नहीं है तो हमने किसी भी साल में डेबिट नहीं किया होगा, तो गलती डेप्रिसिएशन की हर साल भी होगी, इस साल भी होगी, हर साल, हाँ या ना? तो मुझे बताओ अगर ये असेस उस साल ऐड हो गया तो 2 लाख असेस की वैल्यू ऐड होता, तो इतने से डेप्रिसिएशन बढ़ के आता, और उस साल असेस की वैल्यू ऐड हुआ है क्या? तो कभी ऐड ही नहीं हुआ होगा। तो मुझे बताओ इस साल डेप्रिसिएशन लगेगा तो क्या हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा असेस पे? तो पर नेक्स्ट ईयर तो 170 पे ही लगेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन की मेथड कौन सी, एसएलएम है या डब्ल्यूडीवी? आया समझ में? क्या जबरदस्त बेहतरीन पॉइंट है। तो नाउ मल्टी कितना परसेंट, 20%, कितने महीने का? 9 महीने का ना। अच्छा, अरे गलती हो गई। ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर ऐसा होता है, अरे असेस तो इस साल पूरे साल हमने यूज किया 34,000। जब यहां बात करें तो यहां कितना है, सही 170 कैसे ऐसे आया, इस 2 लाख में से 30,000 को हमने पिछले साल रिटर्न वैल्यू बता रहे ना, इसलिए तो कितना आया 170 के ऊपर कितना परसेंट, 20%। तो इस साल 170 माइनस कितना 34,000, कितना के ऊपर कितना परसेंट, 20%, कितना? ये हर साल क्या होगा, लेस लेस और लेस। ये इस पूरे चैप्टर का सबसे बेहतरीन पॉइंट था, और आपको इस पॉइंट पे पकड़ है तो आपकी पूरा वैल्यूएशन गुडविल और वैल्यूएशन शेयर्स पे आपकी पकड़ है। मतलब 80% प्रोबेबिलिटी है जब भी एग्जाम में वैल्यूएशन क्वेश्चन आता है, जब भी एग्जाम क्वेश्चन बनता है तो उस पूरे क्वेश्चन में ये पॉइंट तो होता ही होता है। अब वहां पे डब्ल्यूडीवी है या एसएलएम, ये सोचना था। अगर डब्ल्यूडीवी होता तो समझना ये डब्ल्यूडीवी था, अगर एसएलएम होता तो देखना एसएलएम होता तो यहां इस साल एसएलएम होता तो यहां कितना करते हैं? अगर बेटा अगर यहां पे मैं क्वेश्चन में डब्ल्यूडीवी की जगह में यहां बोल देता 1 मिनट के लिए एसएलएम, तो यहां कितना होता, 30,000 ही होता। यहां कितना होता, 40,000। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है, इस क्वेश्चन को मजाक में मत लेना। इस पॉइंट को वैल्यूएशन गुडविल जितना दिखने में बच्चा बोलता उतना आसान, जबकि मेरे हिसाब से इसे टफ चैप्टर नहीं है। कंसल्टेशन तो कोई हटता ही नहीं इसके सामने। तो सुपर डुपर लॉलीपॉप चैप्टर था, ये देखो ये था एकदम पॉपिंग्स जैसा चैप्टर था। कंसल्टेशन तो 1 बाय 1 करते जाओ, अपना रंग दिखाता जाता है। ये तो भैया अपना रंग कब पलटेगा पता भी लगेगा नहीं आपको। बोलो समझ में? ये चैप्टर पल्स है, पल्स ही आती है चॉकलेट, पहले पहले मीठी मीठी और एकदम नमक आता है, और बाद में काली मिर्ची भरी आ गई, तो इसलिए जलजीरा जीरावन। हम इंदौर के हैं तो भैया जीरावन बस। हाँ वो ललितपुर की तो क्या जीरावन तो आप भी खाते हैं बस। गटागट ये लो बेटे, बात ही खत्म बस। हिंगोली, हाँ मैं कल सबको खिलाऊंगा बस हिंगोली बेटा आपका, बस पार्टी दे रहा हूं। वो कौन से घटाघट, फिक्स पार्टी है, ठीक है। मुझे बोल रहा हूँ कि पार्टी देते नहीं हो सर, पार्टी देने के लिए मूड में था, मैं तो इच्छा थी कल पार्टी दूं आपको। नहीं बेटा नहीं, रहने दो, जस्ट नोट डाउन। अरे मेरी तरफ क्या देख रहे हो, उसको नोट डाउन करो। सब नहीं कर लिया, सब नोट डाउन करो। और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। 5 मिनट का आपको ब्रेक दे रहा हूं बेटा, सो 10 मिनट का बेटा। खुश? हाँ क्लियर बेटा, नॉक करना।